नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर गौरव आपका आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं सवाल जवाब सीरीज के बारे में, सवाल जवाब सीरीज के एक अनदर एपिसोड के बारे में। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने एपिसोड नंबर 23 23वें एपिसोड के सवालों को लिया था। आज के इस एपिसोड में अगेन 23वें एपिसोड के सवालों को ले रहे हैं क्योंकि कुछ सवाल रह गए थे। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आप सभी जो भी ज्योतिषीय प्रश्न मुझसे करना चाहते हैं वो इस वीडियो के माध्यम से, सवाल जवाब सीरीज के माध्यम से मुझसे कर सकते हैं। उसका जवाब आपको जरूर से दिया जाएगा। केवल आपसे रिक्वेस्ट ये है कि जो भी सवाल हो सार्वजनिक हो, वो पर्सनल आपकी बर्थ डिटेल से रिलेटेड ना हो, वो पर्सनल ऐसा कोई क्वेश्चन ना हो जो सिर्फ आपको इंगित करता हो। यदि कोई ऐसा क्वेश्चन है जो इस वीडियो को देखने वाले प्रत्येक दर्शक को पसंद आए, यदि ऐसा कोई सवाल है जिसका जवाब सुनना इस वीडियो को देखने वाला प्रत्येक दर्शक चाहे, तो सवाल का स्वागत है। चलिए, आज का पहला प्रश्न ले लेते हैं। प्रश्न नहीं, हालांकि सजेशन है। ये प्रदीप जी का सजेशन है, प्रदीप कुमार जी का, और मुझे लगता है कि आप सभी का ही ये सार्वजनिक तौर पर सजेशन है। इस सजेशन को सबसे पहले तो मैं पढ़ता हूं। प्रदीप कुमार जी कहते हैं, सर आप इसी तरह बर्थ डिटेल्स लेकर के भी रिप्लाई दीजिए, आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। मुझे लगता है आप सभी का ये एक सार्वजनिक प्रश्न है, सार्वजनिक सजेशन है। तो प्रदीप जी, बिल्कुल मैं ऐसे बर्थ डिटेल्स भी लूंगा जिसके जवाब आपको दूंगा, पर्सनल दूंगा। ऐसे और प्रोग्राम मैं लेकर के आऊंगा, लेकिन उसमें थोड़ा सा समय है। लाइव प्रोग्राम लेकर के मैं आऊंगा और आपके लाइव क्वेश्चन आंसर जो रहेंगे एग्जैक्टली आपकी बर्थ डिटेल्स से रिलेटेड, आप जो खुद के बारे में जानना चाह रहे हैं वो जो सवाल रहेंगे उसके जवाब में आपको, आपकी निजी जिंदगी के जवाब आपको दूंगा आपकी कुंडली देख करके। लेकिन थोड़ा सा इंतजार करिए, वो भी एक लाइव सेशन हम स्टार्ट करेंगे। अभी फिलहाल बहुत ज्यादा व्यस्तता के चक्कर में मैं यहां पर वो लाइव सेशन नहीं कर पा रहा हूं। उसकी वजह यह होती है कि लाइव सेशन कब करूं, आप यदि उपलब्ध ना हो उस वक्त। लाइव सेशन का मतलब ये है कि आप लोगों को भी उपलब्ध होना चाहिए। आप यदि उपलब्ध ना हो, केवल मैं ही उपलब्ध हूं, तो उसका क्या मतलब है। ये जो वीडियोस मेरे बनते हैं ये 2-3 दिन पहले बन जाया करते हैं, फिर उसको शेड्यूल्ड कर दिया जाता है, बाद में उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है और फिर अपलोड कर दिया जाता है। तो अभी यदि आपको ये वीडियो मिल रहा है तो ये अभी इस वक्त का अपलोडेड वीडियो नहीं है, 2-3 दिन पहले बनाया गया वीडियो आपको इस वक्त मिल रहा है। और हमेशा ही ऐसा होता है। ये थोड़ा सा समय का मेरे साथ अभी फिलहाल मजबूरी है, लेकिन मैं इसे मैनेज करने का कोशिश कर रहा हूं। जरूर से आपको ये जो आपने मुझे सजेशन दिया है इसको मैं जरूर से अमल में लाऊंगा। चलिए, पहला प्रश्न आज का लेते हैं। सुमित जी मुझसे कहते हैं, सर क्या जन्म कुंडली देखकर पास्ट लाइफ में किए गए अच्छे या बुरे कर्म का पता चलता है? कैसे विचार किया जाता है, ये बताइए। सुमित जी, बिल्कुल, यदि कोई सही ज्योतिष है तो एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिष विद्या जो है, ज्योतिष शास्त्र जो है, ये आपको आपके पास्ट यानी आपके भूतपूर्व किए गए कर्म, भूतपूर्व हुई घटनाएं, इन सब के बारे में भी आपको बताता है। लेकिन आपने कहा कैसे विचार इस पर किया जाता है, तो विचार करने के लिए आपके पास यदि आधा घंटा है, 1 घंटा, 1.5 घंटा है, 2 घंटा, तो ये बहुत कम है। ये बहुत कम है। क्यों? क्योंकि सोचिए, यदि किसी इंसान की आयु है 30 वर्ष, एक सामान्य मान लेते 30 वर्ष यदि किसी की आयु है, अब वो 30 वर्ष के पहले का जितना उसने जीवन जिया है, उस जीवन में उसने किस दिन, मान लीजिए 24वें वर्ष के जनवरी माह की 18 तारीख को कोई घटना घटित हुई थी उसके साथ। अब मुझे यदि बिना किसी कोई क्लू के यदि ये बात जानना है कि ऐसी कोई घटना घटित हुई भी थी या नहीं हुई थी, पहली बात तो मुझे किसी ने बताया नहीं कि इस तरह की कोई घटना हुई, तो मैं अंतर्यामी तो हूं नहीं कि मुझे पता चलेगा कि ऐसी कोई एग्जैक्ट घटना हुई है। अब उसे पता करने के लिए मुझे जो 30वां वर्ष है उसके हर दिन को देखना पड़ेगा, हर दिन के गोचर को, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, नक्षत्र को देखना पड़ेगा, उसकी सूक्ष्म कुंडलियों को देखना पड़ेगा। ऐसे हर दिन करते 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 मैं जाऊंगा 24वें वर्ष तक। जब वो 24 वर्ष का, कहने का मतलब 6 साल का विश्लेषण करूंगा, तब जाकर के मैं समझ पाऊंगा कि भैया इस दिन ऐसी भी कोई घटना हुई थी कि आपके साथ, तो आप कहेंगे हाँ हुई थी। अब सोचिए, ये जो 6 वर्ष का रोजाना अध्ययन मैं कर रहा हूं, इसमें कितने समय की आवश्यकता है? तो इसमें बहुत ज्यादा अधिक समय की आवश्यकता होती है। बताया जरूर से जा सकता है, लेकिन कोई भी एस्ट्रोलॉजर आपको केवल कुंडली देख ली सामने, 5, 10, 15, 20 मिनट, आधा घंटा यदि आपकी कुंडली देखिए तो आपको नहीं बता सकता, क्योंकि जिंदगी बहुत ज्यादा वृहद है, एक समुद्र है, ये एक सागर है। यहां पर जीवन में सोचिए कितनी सारी चीजें होती हैं।
तो एग्जैक्टली बताया जा सकता है, लेकिन उसके लिए बहुत समय की आवश्यकता होती है और इतना समय किसी के पास होता नहीं। इसलिए हम जो है वो यदि आपको कंसल्टेशन देते हैं तो आपके क्वेश्चंस पर कंसल्टेशन देते हैं। आप एग्जैक्ट क्वेश्चन करते हैं मेरी नौकरी कब लगेगी, यदि ऐसा कोई क्वेश्चन होता है तो फटाक से जा करके देख लेते हैं। पता है दशमांश को ही देखना है, पता है लग्न को ही देखना है, पता है इस तरह के गोचर को देखना है, शनि को देखना है, ये एग्जैक्ट पता चीजें हैं। इनका कैलकुलेशन करके फटाक से आपको बता दिया जाता है ना। तो इसलिए जो कंसल्टेशंस हैं आजकल के वो प्रश्नों पर डिपेंड हो चुके हैं, क्योंकि समय उतना नहीं है और हो भी नहीं सकता। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए हैं। इसके बाद में धीरज जी का सवाल लेते हैं। सर, अगर लग्न कुंडली में बृहस्पति योग कारक है लेकिन गोचर में 8वें घर में है, तो बृहस्पति किस तरह का फल देंगे? 8वें घर का या फिर 8वें घर का बुरा या फिर अच्छा फल देंगे? देखिए धीरज जी, यदि बृहस्पति या कोई भी ग्रह हो, मैं सारे ग्रहों को ले लेता हूं, कोई भी ग्रह कुंडली के लिए योग कारक है, बहुत अच्छी जगह पर बैठे हुए हैं, बहुत अच्छा फल देने का प्रॉमिस कर रहे हैं लग्न कुंडली में, और यदि गोचर करते करते वो अष्टम भाव में आ गए या फिर किसी खराब भाव में जाकर के बैठ गए, तो वहां से उस भाव से रिलेटेड भी अच्छे ही फल देंगे, वो खराब फल नहीं देने वाले अपने गोचर में। तो आप इस चीज की चिंता न करें कि गोचर में वो खराब फल देंगे। यदि योग कारक ग्रह हैं तो उन्होंने अपने अच्छे ही फल देना है, अपनी महादशा में भी, अपने गोचरों में भी, जहां भी जाते हैं उस भाव से रिलेटेड उन्होंने फल देना है। धीरज जी के बाद ASH इस नाम से अकाउंट है, इन्होंने मुझसे सवाल किया है, इफ लग्नेश इज इन अष्टम भाव इन जन्म कुंडली ऑफ मीन लग्न, ठीक है, कैन वन वियर द लग्नेश जेमस्टोन ड्यूरिंग लग्नेश महादशा एंड ड्यूरिंग द लग्नेश गोचर इन नवम भाव? ये कहना चाह रहे हैं कि जो लग्नेश, किसी भी कुंडली का कोई लग्नेश है, यदि वो अष्टम भाव में जाकर के बैठे हैं लग्न कुंडली के, जन्म कुंडली के, अब इन्होंने मीन लग्न की बात कर ली, तो मैं मीन लग्न को नहीं लेता हूं, ओवरऑल किसी भी लग्नेश को ले लेता हूं, तो क्या वो व्यक्ति उस लग्नेश का जेमस्टोन, उस लग्नेश का जो रत्न है वो पहन सकता है लग्नेश की महादशा में, या फिर उस लग्नेश के गोचर में, यदि वो गोचर कर रहा है नवम भाव में या कहें किसी अच्छे भाव में, तो लग्नेश भी यदि कहीं अष्टम भाव में जाकर के बैठे हैं या तीसरे, छठवें, 8वें या 12वें भाव में जाकर के बैठे हैं या नीच राशि होकर के बैठे हैं, खराब बैठे हैं, तो उनका रत्न नहीं धारण करना चाहिए, चाहे उनकी महादशा चले, चाहे उनकी अंतर्दशा चले, चाहे उनका गोचर किसने भी अच्छे भाव में हो जाए। लग्नेश का रत्न कभी धारण आप ना करें यदि वो आपकी कुंडली को खराब करने का काम कर रहे हैं। अब कई लोग ऐसा कहते हैं लग्नेश बहुत अच्छे ग्रह होते हैं, तो देखिए लग्नेश ऑब्वियसली आपकी कुंडली के लिए पिता समान ग्रह है, आपकी कुंडली के लिए एक अध्यक्ष समान ग्रह है, बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है, इस बात से मैं नकारता नहीं हूं, लेकिन बार बार एक बात ये कहता हूं कि पिता तो पिता है, लेकिन अक्सर, अधिकतर या कहीं कहीं पर यह देखा जाता है कि पिता भी खराब हो जाते हैं, शराब पी करके अपने घर परिवार को बेच देते हैं, ऐसे होते हैं दुर्भाग्य से। कहीं कहीं पर आपको भी ये पता है, आपके आसपास भी ऐसे कई लोग होंगे, ऐसे कई उदाहरण होंगे। तो अब सोचिए कि मैंने कहा पिता समान ग्रह है, तो भाई पिता भी तो खराब हो गए, रहे तो पिता ही लेकिन है तो खराब, तो उसी तरह लग्नेश भी खराब हो सकता है। मैं यही समझाने की कोशिश करता हूं, इस वजह से लग्नेश का रत्न नहीं पहनना चाहिए यदि वो खराब है। जिगीषा मोदी जी मुझसे सवाल करती हैं कि 11th हाउस में राहु मीन लग्न में हो तो राहु की डिग्री इंपॉर्टेंट है क्या? 2 डिग्री का राहु कैसा रिजल्ट देगा? तो देखिए जिगीषा जी, ऐसा है कि आपने हालांकि मीन लगने की बात कर ली, मैं कहता हूं कि किसी भी भाव में चाहे राहु हो चाहे कोई भी ग्रह हो, डिग्री तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। हालांकि आपने कहा 2 डिग्री का यदि राहु है तो कैसे फल देगा? हाँ, तो अपने कम फल देगा। अब मीन लग्न है, मीन लगने का मतलब होता है कि यहाँ पर जो 11th हाउस बनता है वहां पर 10 नंबर लिखा हुआ है, 10 नंबर है ना मकर राशि, ये राहु के लिए मित्र राशि है। यहाँ पर यदि शनि की स्थिति कुंडली में अच्छी है तो राहु ने अच्छे फल अपने देना चाहिए, तो कम अच्छे फल राहु दे पाएंगे क्योंकि डिग्री वाइज इनमें कम बल है। प्रदीप सिंह जी मुझे सवाल करते हैं, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल प्रदीप जी, तुला लग्न में सुखेश शनि 12th भाव में है तो क्या विदेश में अच्छी सेटलमेंट हो सकती है? बुध भी लग्न में है, धन्यवाद। ठीक है,
प्रदीप जी बिल्कुल, मैंने एक वीडियो बना करके आपको दिया था, फॉरेन सेटलमेंट के योग, इस नाम से वीडियो अभी भी आपको मिल जाएगा इस चैनल पर। उसमें मैंने यही बताया है कि सुखेश, सुखेश का मतलब क्या होता है, फोर्थ हाउस लॉर्ड, चौथे भाव का स्वामी। इसे नेटिव लैंड भी कहा जाता है। आपका जन्म स्थान, आपका नेटिव लैंड जो है वो भी फोर्थ हाउस से देखा जाता है। तो चौथे भाव के स्वामी शनिदेव होते हैं तुला लग्न की कुंडली में। ऐसे कोई भी हो सकता है किसी भी लग्न की कुंडली में चौथे भाव का स्वामी। यदि वो विदेश भाव में या 12th हाउस में जाकर के बैठा है तो बिल्कुल फॉरेन सेटलमेंट के योग बनते नजर आते हैं। क्यों? क्योंकि नेटिव लैंड से विदेश को जोड़ दिया गया। तो इंसान का जो नेटिव लैंड है वो विदेश में हो जाए या फिर इंसान नेटिव लैंड से विदेश में जाकर के सेटल्ड हो जाए, तो बिल्कुल ऐसी स्थितियां यहां पर बन सकती है। और यदि इंसान जाना चाहता है तो आसानी से जा सकता है। इनके बाद रमन जी, रमन कुमार जी मुझसे सवाल करते हैं। जी नमस्कार। नमस्कार रमन जी, आपसे क्वेश्चन है, महादशा, अंतरदशा या कोई और दशा पता करते हैं, ये कैसे पता करते हैं प्लीज बताएं, क्योंकि कुंडली की विवेचन तो इन्हीं दशा से होती है। सही बात है रमन जी। देखिए, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, ये सब निकालने के लिए एक बड़े कैलकुलेशन की ज़रूरत लगती है। जब से सॉफ्टवेयर आ गए हैं, जब से कंप्यूटर आ गया है, तब से उतने कैलकुलेशन कोई नहीं करता। टू बी वेरी फ्रैंक, मैं भी नहीं करता। क्यों करें? समय के साथ आगे बढ़ें, अपना समय जो है उसको ज़्यादा खर्च ना करें। जो काम आधे घंटे में हो सकता है मैं उसे 3 घंटे में क्यों करूं? लेकिन हाँ, आना ज़रूर चाहिए कि किस तरह से कैलकुलेशन किया जाता है। लेकिन मैं समझता हूं कि वो उन्हीं को आना चाहिए जो कि ज्योतिषी फील्ड में है या फिर ज्योतिष से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, अपना जीवन ज्योतिष को देना चाहते हैं। उन लोगों को आना चाहिए, जैसे हम लोग हैं, तो हमें वो कैलकुलेशंस आने चाहिए। लेकिन सामान्य यदि व्यक्ति है तो मैं समझता हूं कि वो नौकरी कर रहा है सुबह से लेकर रात तक, तो अपने कैलकुलेशन पे ज़्यादा समय ना दें। अच्छा कोई सा अच्छा सॉफ्टवेयर, जो प्रतिष्ठित सॉफ्टवेयर हो, उसे लीजिए और उसमें अपना बर्थ डिटेल्स डाल करके वहीं कहीं आप टेब में देखिए, वहीं कहीं आपको एक कॉलम मिल जाएगा जहां पर आपको दशाओं का, महादशाओं का के बारे में भी बता दिया जाएगा कि कौन सी महादशा, कौन सी अंतरदशा, कौन सी प्रत्यंतर दशा। कोई सा भी सॉफ्टवेयर आपको ये बता देता है। यदि आपको फिर भी ये जानना है कि भाई कैसे महादशा या अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा का कैलकुलेशन करते हैं, तो मेरा तो हालांकि ऐसा कोई वीडियो आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि इस पर आपको वीडियो बना करके दूं। लेकिन बड़ा बड़ा उसमें कैलकुलेशन लगता है, बहुत ज़्यादा समय लगता है उस चीज़ को निकालने में। तो मेरा तो आपको पहले नंबर पर कहना यही है कि समय को बचाते हुए यदि आप ज्योतिषी फील्ड में नहीं है तो आप किसी भी सॉफ्टवेयर में देख लीजिए, आना चाहिए, ये बात सही है आपकी। इनके बाद मिश्री कुमार जी ये मुझसे सवाल करते हैं कि गौरव जी नमस्कार। नमस्कार मिश्री जी, धनु लग्न में यदि लग्न में ही सूर्य शुक्र केतु की युति हो और लग्न का मालिक 12वें घर में बैठा हो तो क्या गुरु की महादशा हानि पहुंचाने वाली होगी? ठीक है, धनु लग्न के जो लग्नेश है वो गुरु हैं, बृहस्पति हैं, वो 12th हाउस में जाकर के बैठ गए हैं। तो हाँ, यदि कोई भी लग्नेश तीसरे, छठवें, 8वें या 12वें भाव में जाकर के बैठता है या फिर नीच राशि होकर के खराब होकर के बैठ जाता है तो वो अपने जो है वो परिणाम खराब देता है। तो मैं ये हमेशा से आपको समझाते आया हूँ। तो हाँ, ये हानि पहुँचाने वाली होगी। इसका कोई मतलब नहीं कि लग्न में सूर्य हो, शुक्र हो, केतु हो या दूसरे भाव में बुध हो, मंगल हो, इससे कोई मतलब नहीं है। यदि गुरु की दशा की आप बात कर रहे हैं तो गुरु आपको प्रॉब्लम करने वाले रहेंगे। इसके बाद नाजिया सिद्दीकी जी मुझे सवाल करती हैं, सर 9th हाउस में केतु हो तो क्या भाग्य साथ देगा या फिर क्या वो धर्म से भटक जाएगा व्यक्ति? तो नाजिया जी ऐसा है कि केतु जो है वो मोक्ष के कारक माने जाते हैं। केतु बहुत बड़े विश्लेषण को रिप्रेजेंट करते हैं। जो बड़े बड़ी स्टडीज होती है ना, पीएचडी हो गया या बहुत ज़्यादा रिसर्च होते हैं, इनको केतु रिप्रेजेंट करते हैं। तो यदि केतु 9वें भाव में, 9th हाउस क्या है? 9th हाउस आपकी हायर टू हायर रिसर्च, हायर टू हायर एजुकेशन भी है, धर्म भी है, अध्यात्म भी है, जो आपने यहाँ पर बात की। तो केतु जो मोक्ष को रिप्रेजेंट करें, जो रिसर्च को रिप्रेजेंट करें, जो विश्लेषण को, गहन विश्लेषण को रिप्रेजेंट करें, वो यदि 9वें भाव में बैठते हैं, वो यदि अच्छे बैठते हैं 9वें भाव में, तो वो और ज़्यादा धर्म के विश्लेषण में और ज़्यादा अध्यात्म के विश्लेषण में लगाने का प्रयास करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, यदि वो धर्म के विश्लेषण में ना भी लगे तो वो किसी न किसी चीज के विश्लेषण में लगेगा। उदाहरण के तौर पर किसी का इंटरेस्ट साइंस में है, एक अंतरिक्ष विज्ञान में किसी का इंटरेस्ट है, तो वो बड़ा एक वैज्ञानिक बन सकता है। ऐसे योग यहाँ पर बनते हैं। क्यों? क्योंकि उसके लिए रिसर्च करेगा, बहुत ज्यादा गहराई में जाएगा, बहुत विश्लेषण करेगा। वैज्ञानिकों का काम क्या है? रिसर्च करना है,
तो ये बहुत अच्छा योग बनता है, धर्म से विमुख नहीं होता इंसान, वो रिसर्च में जाता है, ये हम जरूर कह सकते हैं। लेकिन धर्म में भी उसकी आस्था होती है। यहां पर ये जरूर देखना है कि भाई केतु जो बैठे हैं वो किस नंबर के साथ, किस राशि के साथ बैठे हैं, इस पर भी बहुत ज्यादा डिपेंड करेगा। यदि मित्र राशि में है, यदि अच्छे केतु बैठे हुए हैं तो इंसान को अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। यदि खराब केतु बैठे हुए हैं तो इंसान रिसर्च में तो जा सकता है लेकिन उसे परेशानियां ज्यादा आएगी या डिलेज ज्यादा होंगे, या अपने पिता से भी उसकी विरक्ति हो सकती है, क्योंकि केतु जो है वो विरक्ति को या फिर सेपरेसी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक सामान्य प्रेडिक्शन केतु को लेकर के मेरा था। नाजिया जी के बाद अब ज्योति जी मुझसे सवाल करती हैं, सर प्लीज आंशिक मांगलिक और मांगलिक का अंतर स्पष्ट कीजिए, इस बारे में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। ज्योति जी, मैं कभी आंशिक मांगलिक या आंशिक काल सर्प या आंशिक पितृदोष इस तरह के वर्ड यूज ही नहीं करता हूं। मैं कहता हूं या तो मांगलिक है या मांगलिक नहीं है, या तो काल सर्प है या काल सर्प नहीं है। तो आंशिक वर्ड तो मुझे भी समझ में नहीं आता, ऐसा कुछ होता ही नहीं। ये आंशिक वो लोग बीच में डाल देते हैं जब कोई दोष होता ही नहीं है और आपसे कह दिया जाता है भैया आंशिक है, पूजा करवा लो, इतना रुपया लगेगा। एक मैं आपको एक लाइव एग्जांपल देता हूं। अभी 4 से 5 दिन पहले की बात है, एक व्यक्ति को काल सर्प दोष था। काल सर्प दोष नहीं था, लेकिन उन्हें यह कहा गया कि उन्हें आंशिक काल सर्प दोष है क्योंकि एक ग्रह बाहर निकल गए। जो काल सर्प समझते हैं उन्हें पता होगा कि एक ग्रह बाहर निकल गए क्या होता है। तो उन्हें आंशिक काल सर्प कह दिया गया, एग्जैक्टली वो काल सर्प था ही नहीं, और उनसे फिर पूजा करवा ली गई 14 से 15 हजार की। तो मैंने उन्हें कहा कि भैया वो काल सर्प नहीं है। तो ऐसे लोग थोड़ा सा फायदा उठाने के लिए आंशिक वर्ड का यूज कर देते हैं। देखिए, आंशिक अधिकतर ये भी समझा जाता है कि डिग्री का कम होना या फिर अस्त होना, इसे भी आंशिक कह दिया जाता है। लेकिन यदि कोई दोष है तो वो या तो है या तो फिर नहीं है। आंशिक नाम की कोई चीज नहीं होती है मांगलिक में, काल सर्प में या फिर किसी भी प्रकार के दोष में। तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूजन मत रहिए। मांगलिक यदि व्यक्ति होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। आंशिक वांशिक कुछ नहीं होता। चलिए, इतने सवालों को लिया, इतने सवालों के जवाब मैंने आपको देने की कोशिश की बड़ी सटीकता के साथ। मुझे विश्वास है कि ये आपको पसंद आए होंगे सवाल के जवाब। मुझे विश्वास है कि आप इन वीडियोस को लाइक भी करेंगे, इन्हें शेयर भी करेंगे। दोस्तों, आने वाले वीडियो में, आने वाले एपिसोड्स में फिर से हम मिलेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा चाहूंगा। धन्यवाद।